Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारे यूनिट नंबर 1 से लिया गया है और स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा बेसिकली प्रीवियस जो लेक्चर था एल्गोरिदम्स का उसी से रिलेट कर रहा है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये बात देखेंगे कि एल्गोरिदम्स की डिफरेंट एग्जांपल्स को, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है तो आप उसका एल्गोरिदम किस तरह जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज के लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस जो लेक्चर है हमारा वो याद हो तो उसमें हमने बात की थी एल्गोरिदम्स की और एल्गोरिदम्स के साथ हमने बात की थी फ्लो चार्ट की भी. तो स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम्स की डेफिनेशन आपके माइंड के लिए रिफ्रेश कर देता हूँ. इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप स्टेप्स लिखते हैं वो स्टेप्स बेसिकली एल्गोरिदम कहलाता है. इट इज रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज. और स्टूडेंट्स, ये किसी भी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश के अंदर ये लिखे जाते हैं, जिस तरह हमने एग्जांपल्स प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर देखी थी. आज हम फॉर्मली कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर हमने एल्गोरिदम्स किसी भी प्रॉब्लम का जो वो डिजाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स. स्टूडेंट्स, बेसिकली आपने फाइंड आउट क्या करना है. स्टूडेंट्स, जब भी आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है पहले उसको आइडेंटिफाई करना है. ये बातें हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर भी चुके हैं. पहले उसको आइडेंटिफाई करें कि आपने करना क्या है, क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि आपने स्टेप्स के अंदर उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है. तो पहले आइडेंटिफाई करें. क्वेश्चन है टू फाइंड एक्सेलरेशन, मीन इसके अंदर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट की विद गिवन. आपको जो गिवन है इंफॉर्मेशन वो मास और अप्लाइड फोर्स आपको गिवन है और आपने जो फाइंड आउट करना है वो एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट करनी है. तो स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी इनपुट क्या हो सकती है, आपकी आउटपुट क्या हो सकती है, प्रोसेसिंग क्या होगी. अब देखते हैं कि हम फॉर्मली इसको कैसे करेंगे. स्टेप 1 हमारा होगा स्टार्ट का. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमेशा आपने अगर फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है या आपने एल्गोरिथम स्टार्ट करना है तो हमेशा आपका स्टेप 1 जो है वो स्टार्ट ही होगा. आप उसमें स्टार्ट ही लिखेंगे. फ्लो चार्ट के अंदर सिर्फ आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, आप टर्मिनल के अंदर स्टार्ट मेंशन करेंगे, लेकिन दोनों के अंदर आप जब भी इसको शुरू करना चाहेंगे तो आप स्टार्ट का कीवर्ड जो है उसको यूज करेंगे और जब खत्म करेंगे तो एंड का कीवर्ड दोनों में यूज होगा. तो ये बात तो याद रखिएगा कि स्टार्ट और एंड आपके हर एल्गोरिथम के अंदर, हर फ्लो चार्ट के अंदर यूज होंगे. अब स्टूडेंट्स स्टेप 2 की तरफ चलते हैं. इनपुट नंबर्स. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर देखें कि हमारे पास इनपुट क्या है. हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन. इनपुट है हमारे पास, मीन गिवन. गिवन का मतलब होता है जो चीज आपको गिवन है, दी गई है क्वेश्चन के अंदर. तो इसका मतलब है कि आपकी इनपुट है मास और अप्लाइड फोर्स. तो यहाँ पे इनपुट नंबर्स आप लिख लें मास और फोर्स, कि जो भी नंबर्स आपको गिवन है मास और फोर्स के इक्विवेलेंट वो आप स्टेप 2 के अंदर इनपुट करेंगे अपने एल्गोरिथम के अंदर. स्टेप 3 सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइड बाय मास. अब स्टूडेंट्स, अगर आप फ्लो चार्ट को याद करें तो वहां पे हमारे प्रोसेसिंग का एक सिंबल था. सेट का बेसिकली कीवर्ड आपका प्रोसेसिंग के सिंबल वाला ही काम कर रहा है कि आप इसके अंदर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर रहे हैं. मीन आपके पास फॉर्मूला मौजूद है फोर्स डिवाइड बाय मास, उससे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये आपका स्टेप 3 के अंदर है. तो इसको हम सेट के साथ जो रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो भी आपने प्रोसेसिंग करवानी हो अपने एल्गोरिथम के अंदर उससे पहले आप सेट का जो कीवर्ड है उसको लिख लेते हैं. स्टेप 4 के अंदर स्टूडेंट्स यहां से आपके पास रिजल्ट आया तो स्टेप 4 के अंदर आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटपुट आ गई एक्सेलरेशन की. यहां से आपने एक्सेलरेशन को जो फाइंड आउट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे आपके स्टेप 4 के अंदर आपके पास आउटपुट जो आ गई एक्सेलरेशन की और यही हमें रिजल्ट जो है वो चाहिए था. और इसके बाद आपका जो एल्गोरिथम है वो एंड हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स इस तरह ये एल्गोरिथम आपका जो 5 स्टेप्स के अंदर जो एंड हो सकता है. तो स्टूडेंट्स कोशिश करें कि आपके जो भी एल्गोरिथम्स हो वो एक तो टाइम कम लें, दूसरा रिसोर्सेज कम यूज करें और मनी भी कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने ये बात की थी और बड़े डिटेल के साथ की थी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं. एक से ज़्यादा सोल्यूशन आपको एक प्रॉब्लम के मिलते हैं, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन जो है हमने उसको लेना होता है और उसको यूज करना होता है. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी. अब हम बात करते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है और उसका हम फ्लो चार्ट के साथ साथ हम उसका जो एल्गोरिथम है वो कैसे डिजाइन करेंगे. सो लेट्स सी. सेकंड वन, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स. अगेन स्टूडेंट्स पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है क्या. उसके अंदर से फिर देखें कि इनपुट आपकी क्या हो सकती है और आउटपुट क्या हो सकती है. पहली चीज आपने फाइंड आउट क्या करना है, मीन सम
प्रोडक्ट एंड एवरेज। आपने 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, सम आपने फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है और आपने उसके साथ साथ एवरेज फाइंड करनी है। और गिवन क्या है आपके पास, 5 गिवन नंबर्स हैं, 5 नंबर्स आपको गिवन है। इट मींस गिवन जिसके साथ मेंशन हो वो आपकी इनपुट होती है। तो इसका मतलब कि 5 जो गिवन नंबर्स हैं वो आपके इनपुट हैं और आपकी आउटपुट होगी सम, प्रोडक्ट और एवरेज। और इसको आपने कैलकुलेट करना है। मैथमेटिक्स के आपको जो कैलकुलेशन है वो पता है, तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज आप यूज करते हुए ये काम कर सकते हैं। तो स्टेप 1 के अंदर स्टार्ट, देन स्टेप 2 के अंदर इनपुट करेंगे हम नंबर्स को, n0, n1, n2, n3 और n4। इसका मतलब 5 जो नंबर्स हैं वो हम ऐड करेंगे अपनी इनपुट के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सेट का कीवर्ड हम यूज करते हैं, अभी हमने बात की थी कि जब भी हम यूज करेंगे प्रोसेसिंग का यहाँ पे एल्गोरिथम के अंदर, तो हम सेट का कीवर्ड जो है उसको यूज करेंगे। जिस तरह आपके फ्लो चार्ट के अंदर प्रोसेसिंग का जो सिंबल था वो यूज होता था, यहाँ पे आप सेट का जो कीवर्ड है उसको एज ए प्रोसेसिंग सिंबल यूज करते हैं। सो स्टेप 3 के अंदर हम सम फाइंड करेंगे। तो सेट सम इज इक्वल टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। मीन आपके जो 5 नंबर्स हैं उनका सम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा आपके स्टेप 3 के अंदर। उसके बाद स्टेप 4 के अंदर आप सेट प्रोडक्ट करें, स्टेप 5 के अंदर आप सेट एवरेज करें। तो आपके 3, 4 और 5 जो 3 स्टेप्स हैं, इन तीनों स्टेप्स के अंदर आपने प्रोसेसिंग कर ली, आपने कैलकुलेशन कर ली, आपने सम भी निकाल लिया, आपने प्रोडक्ट भी निकाल लिया और आपने उसके साथ साथ जो है वो एवरेज को भी फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स आपका स्टेप 6 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा, आउटपुट का, कि आप सम, प्रोडक्ट और एवरेज तीनों की आउटपुट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर आप तीनों की डिफरेंट अलग-अलग भी स्टेप्स के अंदर जो है वो जो आउटपुट है वो मेंशन कर सकते हैं और एक ही स्टेप के अंदर आप जिस तरह यहाँ पे मेंशन है ये भी कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ स्टेप 6 के अंदर आउटपुट सम, स्टेप 7 के अंदर आउटपुट प्रोडक्ट, स्टेप 8 के अंदर आउटपुट एवरेज। लेकिन यहाँ पे हमने किया स्टेप 6 के अंदर आउटपुट कर दी सम, प्रोडक्ट और एवरेज तीनों की एक साथ। तो दोनों आपके मेथड ठीक है। अगर आप उसको 1 बाय 1 अलग से लिखते हैं वो भी ठीक है, और आप इस तरह लिखते हैं तो ये भी ठीक है। और एट द एंड आपका जो एंड का कीवर्ड है वो यूज होगा ताकि पता चले आपको कि आपका जो एल्गोरिथम है वो यहाँ पे स्टॉप हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि आपने अगर सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड आउट करनी है और आपको 5 जो नंबर्स गिवन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एल्गोरिथम क्या होगा। स्टूडेंट्स अगर आप देखें हमने जो एग्जांपल्स की थी फ्लो चार्ट के अंदर, वो भी एग्जांपल्स सेम इसी तरह की थी, लेकिन उसके अंदर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, उसके अंदर हम सिंबल्स को यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम सिंबल्स यूज नहीं कर रहे, हम सिंपल नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमने स्टेप्स के अंदर जो है वही फंक्शंस यहाँ पे लिखती है जो हम बेसिकली फ्लो चार्ट के अंदर जो वो कर रहे थे। तो बेसिकली आप अगर जहन में रखें फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का है। नेक्स्ट वन, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया आपने आइडेंटिफाई करना हो तो आपको बेस और हाइट की वैल्यूज जो वो चाहिए होती हैं। तो बेस और हाइट की वैल्यू आप स्टेप 3 के अंदर उसको कैलकुलेट करेंगे, सेट एरिया बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा एरिया पैरेललोग्राम का। तो आप इसको एंड कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेस और हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन पैरेललोग्राम आपको लिखा हुआ है तो आपको आइडिया होना चाहिए। मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो आपको बेस और हाइट की वैल्यूज का जो है वो इल्म होना चाहिए। तो वहां से फिर हमने बेस और हाइट की वैल्यू इनपुट के तौर पे ले ली और देन आपने आउटपुट जो है वो एरिया निकाल लिया। तो इस तरह आप एरिया जो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को जिसके अंदर हम देखेंगे कोई स्टेटमेंट और फिर देखेंगे उसका हम एल्गोरिथम किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 4, टू असाइन ग्रेड टू ए सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसके अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर, कि अगर हमने जो है वो यूज करने हो डिसीजन के तो फिर हम कैसे यूज करेंगे। फ्लो चार्ट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि हमने डिसीजन कैसे यूज किए थे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एल्गोरिथम्स के अंदर आप डिसीजन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को एक दफा फिर देखते हैं। टू असाइन ग्रेड टू ए सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स। बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्टूडेंट का उसके सब्जेक्ट के आपने ग्रेड जो है वो उसको असाइन करने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, कि जितने मार्क्स उसने हासिल किए उसकी बेस के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उसका ग्रेड क्या होगा, ये चीज़ बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले अगेन इनपुट डिफाइन करें कि इनपुट क्या है और फिर देखें कि आपकी आउटपुट क्या है। आउटपुट आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो ग्रेड है कि आपको ग्रेड चाहिए, ग्रेड क्या हो सकते हैं, और इनपुट आपकी क्या है,
ऑब्टेन मार्क्स है, कि जितने मार्क्स किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर लिए गए। तो अब देखते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। स्टेप 1 अगेन इसको याद रखिएगा, स्टार्ट। देन स्टेप 2 इनपुट नंबर करेंगे ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है या आपने मार्क्स फाइंड आउट करने हैं तो आप ऑब्टेन मार्क्स आपको पता होना चाहिए और टोटल मार्क्स का भी आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जो इनपुट है वो ऑब्टेन और टोटल मार्क्स हैं। स्टेप 3 के अंदर सेट परसेंटेज। अब यहाँ पे हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर देखेंगे कि ये परसेंटेज ग्रेड A+ के लिए, ग्रेड A के लिए एंड सो ऑन। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम स्टेप 4 में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टेप 3 तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने क्या किया है। अब हम जो रिजल्ट यहाँ से आएगा उस रिजल्ट को स्टेप 4 के अंदर हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रेड जो है वो एक ग्रेड नहीं आएगा, एक से ज्यादा ग्रेड्स अवेलेबल होंगे, तो इसलिए हमें जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। सो स्टेप 4 के अंदर जरा गौर कीजिएगा, लिखा है इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80। अगर स्टेप 3 से आपका रिजल्ट जो आया वो रिजल्ट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 90 मार्क्स लिए स्टूडेंट्स ने, तो 90 मार्क्स का मतलब है कि ग्रेटर देन आपकी 80, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 मीन 80 से ज्यादा है आपके 90, तो इसका ये मतलब है कि सेट ग्रेड टू A+। इस केस में स्टूडेंट का जो ग्रेड होगा वो A+ हो जाएगा, क्योंकि उसने 90% मार्क्स लिए हैं। तो हमने कहा है इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 सो सेट ग्रेड टू A+। एल्स, लेकिन अब ये देखें हमने अगर फ्लो चार्ट को इस मैप करें तो फ्लो चार्ट के अंदर हम ये देखते थे कि यस और नो की कंडीशन होती थी कि इफ दिस हैपन देन ये हो और इफ दिस नॉट हैपन देन ये हो। तो इस केस में अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है या इसको हम यस कहते हैं तो रिजल्ट ये आए। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स है या नो है तो फिर इसके ऊपर आ जाए, मीन एल्स का मतलब है देन नेक्स्ट पे चला जाए। सो एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 70, पहले 80 से चेक किया, अब 70 से चेक किया जाएगा। अगर ये ट्रू है कंडीशन तो ग्रेड A होगा, अगर एल्स फॉल्स है तो फिर अगेन नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाए। नेक्स्ट कंडीशन पे आके परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 है तो ग्रेड आपका B हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 ग्रेड C हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ग्रेड C होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट पे आ गए, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 40 तो ग्रेड D होगा, और अगर ग्रेड D नहीं बनता मीन परसेंटेज आपकी 40 से ज्यादा नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाओ, मीन इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33 तो सेट ग्रेड E। तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंडीशंस को यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट आपको लेटर्स अवेलेबल है, डिफरेंट ग्रेड्स अवेलेबल है, इससे ज्यादा ग्रेड्स अगर मेंशन हो तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप इफ एल्स की कंडीशन को इसके अंदर यूज कर सकते हैं, एक इफ एल्स एक से ज्यादा दफा भी आप इफ एल्स की कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ये कंडीशन आपकी वही काम कर रही है जो फ्लो चार्ट के अंदर डिसीजन का आपका जो सिंबल था वो काम कर रहा था, वही काम आप यहाँ पे आपकी इफ एल्स की कंडीशन कर रही है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास एल्स के बाद जो रिजल्ट अब आएगा वो रिजल्ट क्या होगा। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स लास्ट जो हमने देखा उसके बाद एल्स सेट ग्रेड टू F, मीन हमने जो लास्ट कंडीशन देखी थी प्रीवियस पे वो ये कंडीशन थी कि हमने ये देखा कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33 तो क्या होगा, वो ग्रेड उसको मिल जाएगा E ग्रेड। अदरवाइज क्या होगा, 33 से कम अगर नंबर है उसके तो उसको F जो है वो असाइन होगा। और देन स्टूडेंट स्टेप 5 के अंदर आउटपुट ग्रेड होगा कि जो भी नंबर्स है उसके कंडीशंस की बेस के ऊपर वो स्पेसिफिक नंबर्स के अगेंस्ट उसको ग्रेड जो असाइन हो जाएगा और यहाँ पे आउटपुट में वो ग्रेड आ जाएगा, और देन स्टेप 6 के अंदर वो एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल के अंदर ये चीज़ आपको क्लियर की गई है कि इनफैक्ट आप डिसीजन एक से ज्यादा दफा भी ले सकते हैं, मीन आप इफ एल्स को एक से ज्यादा दफा अपने एल्गोरिथम में यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप उसको यूज ना कर सके, आप बार बार उसको यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। क्योंकि आप लोग जब इस एल्गोरिथम को बनाते हैं उसके बाद जब कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्राम से भी आप इन चीज़ों को यूज करते हैं। तो सर उसके बाद अब लास्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। सर सब यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक क्वेश्चन के अंदर बेसिकली दो क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम के अंदर इनफैक्ट दो आपकी प्रॉब्लम्स है। कहा गया कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, एक तो ये कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, उसके साथ साथ कहा गया वाइस वर्सा, इसका मतलब कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में भी कन्वर्ट करना है।
तो ये बेसिकली ये आपके दो प्रॉब्लम्स है, तो दोनों प्रॉब्लम्स को आपने एक ही एल्गोरिथम के अंदर मेंशन करना है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन जो भी है उसको अच्छी तरह पढ़ना है, मीन प्रॉब्लम जो भी है उसको अच्छी तरह पढ़ना है और समझना है। सो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद स्टेप 2 हमारा इनपुट नंबर होगा। पहले हम ये करते हैं कि सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट के अंदर और फिर फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस के अंदर। तो पहले आपकी इनपुट जो होगी वो सेल्सियस की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू आपको दी जाएगी। स्टेप 3 के अंदर आपकी प्रोसेसिंग होगी, तो सेट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, जिसका फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट करने का। तो आपकी आउटपुट जो आज फ़ारेनहाइट में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने सेल्सियस को कैलकुलेट करना है तो फिर क्या करेंगे। उस केस में आपकी जो इनपुट है वो फ़ारेनहाइट होगी और सेट सेल्सियस का फॉर्मूला आपका फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 9, तो आपका सेल्सियस जो है वो आउटपुट के अंदर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो फार्मूलाज हैं इनका बेसिकली डायरेक्टली एल्गोरिथम से कोई ताल्लुक नहीं, ये मैथमेटिक्स के फार्मूलाज हैं। आप वहां से इन फार्मूलाज को ले सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ ये स्टेप्स पता होना चाहिए, ये रूल पता होना चाहिए कि आपने किस तरह काम करना है। आप देखें एल्गोरिथम के अंदर स्टार्ट के बाद आप हमेशा इनपुट दे रहे हैं, आप हमेशा अपने सिस्टम को कोई ना कोई इनपुट देते हैं, तो आपके एल्गोरिथम के अंदर भी वो इनपुट होगी। फिर आप प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट मिलती है, आउटपुट के बाद आप फिर उसको एंड करते हैं। और पॉसिबल है कि इनपुट के बाद प्रोसेसिंग हो, प्रोसेसिंग के बाद आपके जो है वो डिसीजन मेकिंग हो सकती है, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर देखा भी है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एग्जांपल्स एल्गोरिथम से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा कि जो एल्गोरिथम्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम यूज़ करते हैं, उनमें डिफरेंट हमने देखा प्रॉब्लम्स को और फिर उनके एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करके देखे कि कैसे एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया जाता है। स्टूडेंट्स मैं अगेन आपसे ये कहता हूँ कि रियल टाइम पे आपके डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है उनके एल्गोरिथम्स बना के देखें, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स आते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम गिवन होती है और कहा जाता है कि इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप एल्गोरिथम डिज़ाइन करें। इट्स वेरी वेरी इजी, जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप बार बार इसको बनाएं, सिंपल स्टेप्स लिखें और स्टेप्स लिखने के बाद आप उस एल्गोरिथम को चेक करेंगे वो सही है या गलत है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।